गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से आप सबका हमारे इलाहाबाद स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने संख्या पद्धति का चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उस चैप्टर में आपको पूर्ण संख्या तक मैंने बता दिया था और वह सारी बेसिक जानकारियाँ इसमें बची हैं, जो कि ये पार्ट 2 वीडियोज में आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट 2 की फर्स्ट हेडिंग है पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटेगर्स कहते हैं। इंटेगर्स की डिफिनीशन से होती है सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं सहित सभी पूर्णांक संख्याएं। सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जब ऋणात्मक संख्याओं के साथ हम पूर्ण संख्या के बारे में आपको हम बता चुके हैं, यानी जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। होल नंबर्स यानी जब प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में जीरो को मिला दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी होल नंबर कहते हैं। यानी होल नंबर के साथ साथ यानी हमारी ऋणात्मक संख्याएं जैसे -4, -3, -2, तो इनके साथ साथ यानी हमारे होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... यानी इनके साथ अगर ये कंबाइंड हो जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? इंटेगर्स कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल के माध्यम से। तो हम आपको पहले डिफिनीशंस लिखाते हैं और साथ में आप लिखते चलेंगे। आइए लिखते हैं डिफिनीशंस। सभी ऋणात्मक संख्याओं सहित सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे में भी आप लिख लेंगे -4, -3, -2, -1, -0, 1, 2, 3, 4, 5 ... आदि तक, अनंत तक। तो इसके बाद कुछ इसके नोट पॉइंट हैं, वो भी आप याद रखेंगे कि अगर कोई संख्या किसी संख्या के साथ ऋण चिन्ह लगा है तो वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगी। अगर मान लीजिए हम कोई संख्या है -4 है, 4 लिखा इसके साथ मैंने ऋण चिन्ह लगा दिया, या 3 लिखा इसके साथ ऋण चिन्ह लगा लिया, -2 लिखे हैं तो इसके साथ ऋण चिन्ह लगा दिया, तो इसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अगर कोई भी संख्या लिखी है, अगर 4, 3, 2 लिखे हैं, इसके साथ कोई चिन्ह नहीं है, तो इसमें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और तीसरी बात आपको याद रखनी है, 0 एक ऐसी संख्या है जो तो न तो धनात्मक होती है न तो ऋणात्मक होती है, और यह एक पूर्णांक संख्या होती है।
इसे भी आपको याद रखना है। तो नोट्स पॉइंट में लिख लेना है आपको। लिखते चलेंगे नोट नंबर 1 में। नोट नंबर 1 लिखेंगे 1, 2, 3 डॉट 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 आदि को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। नोट नंबर 2 में आप याद रखेंगे कि -1, -2, -3 और ऐसी ही संख्याओं आदि संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और तीसरा नोट अभी मैंने बताया कि 0 जिसको यानी शून्य कहते हैं, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक संख्या है जो ना धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है ऋणात्मक होती है। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सभी ऋणात्मक संख्याओं सहित सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदि संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं धनात्मक होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं, और 0 एक ऐसी संख्या है जो पूर्णांक भी होती है। उस पूर्णांक होने के साथ साथ न धनात्मक होती है और न ही ऋणात्मक होती है। तो ये नोट पॉइंट हैं, आप याद रखेंगे। अब इसके बाद हम आपको पूर्णांकों का योग कैसे होता है इसके बारे में बताएंगे। इसको मिटा देते हैं। तो आप इसकी शार्ट स्क्रीन ले करके लिख लिया करें। मिटाते हैं। आइए देखते हैं पूर्णांकों का योग। पूर्णांक का योग यानी इन्हें कैसे जोड़ा जाता है, जोड़ने के हम रूल बता रहे हैं। इसका रूल नंबर यानी नियम नंबर 1 है कि यदि दो धनात्मक संख्याएं हैं, उनको आपस में अगर जोड़ा जा रहा है तो हमें वो जो योग मिलेगा वो धनात्मक मिलेगा। रूल नंबर 2 है यदि दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ा जा रहा है तो उनके योग के साथ वो ऋणात्मक संख्या ही यानी हमें ऋणात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। तीसरा रूल है कि अगर हम एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या को साथ में जोड़ते हैं तो जो संख्या ज़्यादा होगी उसी का चिन्ह के साथ हमें योग प्राप्त होगा। तो आइए हम आपको डिफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। तो यदि दो धनात्मक पूर्णांक जोड़ते हैं तब धनात्मक पूर्णांक मतलब जैसे 24 के साथ हम +36 जोड़ते हैं तो हमारे पास यानी जो 60 आएगा, 60 मिलेगा, वो धनात्मक पूर्णांक होगा। क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक। ये
और दूसरा रूल है इसका, रूल नंबर 2, याद रखेंगे, यदि एक धनात्मक पूर्णांक और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक हो, तब आइए देखते हैं। तब एक धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए हमारे पास 24 है और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक हमारे पास -36 है। इनको जोड़ा जा रहा है, तो आगे जोड़ने पर यानी 24 और ये प्लस माइनस -36 हो जाएंगे और घटाएंगे तो यानी मैंने बताया था कि जिसका चिन्ह यानी जो संख्या बड़ी होगी उसी में से संख्या को घटाया जाएगा। तो 36 में 24 घटाएंगे तो 12 आएगा और जिसमें से घटेगा उसका चिन्ह लगाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। अगर इसी को 36 और प्लस मैंने -24 लिखा तो आगे 36 प्लस माइनस -24 बराबर यानी 12, ये धनात्मक के साथ आएगा। यानी जो संख्या ज़्यादा होगी उसी का चिन्ह लगाया जाएगा। रूल नंबर आप 3 याद रखेंगे। यदि 2 ऋणात्मक पूर्णांक जोड़े जा रहे हैं, यदि 2 ऋणात्मक पूर्णांक हों, 2 ऋणात्मक पूर्णांक हों, तब इस कंडीशन में यानी 2 ऋणात्मक पूर्णांक -24 और -36 को जोड़ रहे हैं, तो इनको जोड़ने पर यानी -24 और -36 यानी 6, ये भी -60 आएगा। यानी यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि यानी अगर 2 ऋण पूर्णांकों को हम जोड़ते हैं तो उसका जो आंसर आएगा, जो योग आएगा, वो ऋण पूर्णांक के साथ ही मिलेगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आप इसका भी 60 स्क्रीन ले लिया करेंगे, ठीक है। 60 स्क्रीन लेकर के नोट्स बनाते चलेंगे। तो आपको नेक्स्ट बताते हैं शून्य के बारे में। आप लोग जानते होंगे कि शून्य भी एक बहुत महत्वपूर्ण संख्या है। अगर दाएं तरफ लगा दें तो इसकी वैल्यू इंक्रीज करती यानी बढ़ती चली जाती है। बाएं तरफ लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शून्य का एक दूसरा नाम भी है, शून्य शब्द जो है वो संस्कृत शब्द से है। शून्य शब्द संस्कृत शब्द है, इसे इंग्लिश में जीरो कहते हैं। और शून्य को अगर हम हिंदी में कहें तो शून्य शब्द जो होता है उसको हिंदी में हम रिक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्त। आज से जान लीजिए, शून्य जो है हमारा ये संस्कृत शब्द है, संस्कृत, और ये जो है हिंदी शब्द है, और जो हम जीरो लिखते हैं ये हमारा इंग्लिश शब्द है। तो ये भी संदर्भ आप याद रखेंगे। तो अभी आपको हमने पूर्णांक में बताया कि 0 1 यानी शून्य भी एक पूर्णांक है। इसका एक नाम नाट है। तो आप लिखते भी चलेंगे और आपको समझाते भी चलेंगे। जीरो को शून्य पूर्णांक कहते हैं।
पूर्णांक कहते हैं। इसका एक अन्य नाम यानी नेम नाट है। NAUGHT नाट है। इसलिए इसे A0 से A0 इसलिए इसे A0 को A0 NAUGHT A0 पढ़ा जाता है। जीरो ना तो धनात्मक संख्या है, और ना ही ऋणात्मक होती है, बल्कि यह एक पूर्णांक संख्या है। इसका यूज ज़्यादातर साइंस में होता है। जैसे हम लिखते हैं साइंस में, फिजिक्स में आपने देखा होगा एप्सिलॉन 0 लिखते हैं तो इसे नॉट एप्सिलॉन पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं? नॉट एप्सिलॉन। यानी अगर किसी अक्षर के साथ 0 लग गया तो उसे नॉट लगा के पढ़ते हैं, ना कि एप्सिलॉन 0 पढ़ते हैं। जैसे हमने अगर B0 लिखा तो इसे नॉट भी पढ़ेंगे। तो इसका यूज ज़्यादातर साइंस में होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे अपवर्तक। बेटा एक चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि अपवर्त और अपवर्तक में थोड़ा सा ही डिफरेंट होता है, तो दोनों डिफिनीशन को आप ध्यान से देखेंगे। अपवर्तक को इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं, फैक्टर्स। इसी का सेकंड नाम है गुणनखंड। फैक्टर मीन्स होता है गुणनखंड, जिसे अपवर्तक कहते हैं। अपवर्तक वह होता है कोई संख्या जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, वे संख्याएं उस संख्या का अपवर्तक कहलाती हैं। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वे सभी संख्याएं जो दी हुई संख्याओं को, वे सभी संख्याएं जो किसी दी हुई संख्या को विभाजित करती है, वे संख्याएं उस संख्या का अपवर्तक कहलाती हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, पहले आप डिफिनीशन लिख लीजिए। कोई भी संख्या जिन संख्याओं के स्थान पर संख्याओं से लिख लेंगे। संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती हैं, वह संख्या उस संख्या का अपवर्तक
कहलाती है, अपवर्तक कहलाती है। या अथवा करके दूसरी डिफिनीशंस लिख लेंगे, जो आपको सरल समझ में आए आप वही लिख लेंगे। वे सभी संख्याएं जो दी हुई संख्या को वे सभी संख्याएं जो दी हुई संख्या को विभाजित करती हैं वे सभी दी हुई संख्या का अपवर्तक कहलाती हैं। अब आपको हम एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं कि यानी अपवर्तक क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या है हमारे पास, एक संख्या है 2। संख्या क्या है? 2। तो यह संख्या 1 से भी कट जाएगी और 2 से भाग देंगे तो इससे भी कट जाएगी। अगर संख्या हमारे पास 6 है तो यह 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी और 6 से भी भाग देने पर कट जाएगी। अगर हमारे पास संख्या 9 है तो यह 1 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। तो यह उस संख्या का क्या कहलाती है? अपवर्तक। यानी इसी को दूसरी भाषा में हम गुणनखंड कहते हैं। इंग्लिश में इसे फैक्टर कहा जाता है। क्या कहते हैं? फैक्टर्स। तो आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से अपवर्तक क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। तो आप इसमें भी नोट्स पॉइंट हैं, उसे भी लिख लीजिए। तो आपने शार्ट स्क्रीन ले लीजिए, मिटाते इसको। बेटा लोग, आप लोग पढ़ाई मन लगा के किया करें। जब कोई भी चैप्टर आपको पढ़ाते हैं, आप मन लगाकर उसे याद नहीं करते हैं तो दिल में बड़ा दुख होता है। तो इसलिए चैप्टर को कोई भी कार्य आप मन लगा के करें। तो नोट में हम यही आप याद रखेंगे कि अपवर्तक का दूसरा नाम गुणनखंड है। अपवर्तक का दूसरा नाम गुणनखंड है, जिसे इंग्लिश में फैक्टर कहा जाता है। अब आपको बताते हैं गुणज। या इसी को अपवर्त भी कहते हैं।
अपवर्त। अभी मैंने बताया कि आपको अपवर्त और अपवर्तक में थोड़ा सा ही फर्क है, यानी बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। तो अपवर्त को दूसरे भाषा में हम गुणज कहते हैं, या इंग्लिश में इसे मल्टीपल कहा जाता है, मल्टीपल। तो इसमें याद रखेंगे कि किसी संख्या में जब प्राकृतिक संख्याओं से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर जो संख्या हमें विभिन्न संख्याएं प्राप्त होती हैं वो उस संख्या का अपवर्त कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, आपको पहले भी बता चुकी है। प्राकृतिक संख्याएं यानी 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, यानी ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। जब कोई संख्या, यानी अगर मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या 4 है, तो 4 में 1 से हम गुणा कर देंगे तो 4 मिलेगा। 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 मिलेगा। 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 मिलेगा। 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16 मिलेगा। 4 से 5 में गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 मिलेगा। तो ये सारी संख्याएं उस संख्या का, यानी 4 का अपवर्त कहलाती हैं, जिसे गुणज कहा जाता है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसके डेफिनेशंस लिख लेंगे। तो पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। किसी संख्या को जब प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर, प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, वह उस संख्या का अपवर्त कहलाती है। क्या कहलाती है? अपवर्त कहलाती हैं। तो आप एग्जाम्पल में इसे नोट कर लेंगे। दूसरा भी एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप, जैसे हमने 4 गुणते 5 लिखा, इसी का एक पार्ट ले रहे हैं। 4 गुणते 5 लिखा तो 4 पंजे 20 मिला। 4 पंजे 20 मिला। तो यह 20 हमारा इस संख्या का गुणज है। क्या है? गुणज है। लेकिन ये 4 और 5 दोनों संख्याएं, यानी 20 के क्या हैं? अपवर्त हैं। अपवर्त हैं, या इसे इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं। लिख लिया बेटा? तो आप इसकी साइड स्क्रीन ले लेंगे और नोट तक करते रहेंगे। कोई भी डेफिनेशन अगर आप लिख नहीं पाएँ तो उस वीडियो को रोक करके लिख लिया करें। तो इसको हम मिटाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे विशिष्ट पूर्णांक। विशिष्ट पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में स्पेसिफिक नंबर्स कहते हैं। विशिष्ट
विशिष्ट पूर्णांक। इसे इंग्लिश में स्पेसिफिक, SPECIFIC, स्पेसिफिक नंबर कहते हैं। देखिए इसकी डिफिनीशन से होती है कि वह धन पूर्णांक जिसका केवल एक अपवर्तक, केवल एक ही फैक्टर होता है, उसे हम विशिष्ट पूर्णांक कहते हैं। और ऐसी संख्या केवल एक है, एक का फैक्टर केवल एक ही होता है, उसका अपवर्तक एक ही होता है, इसके अलावा उसका कोई फैक्टर नहीं होता है। तो आप डेफिनेशन में लिख लेंगे, वह धन पूर्णांक जिसका केवल एक अपवर्तक, अपवर्तक को भी मैंने बताया कि इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं, तो इंग्लिश में भी लिख लेंगे ब्रैकेट में, फैक्टर हो वह विशिष्ट पूर्णांक कहलाता है। विशिष्ट पूर्णांक कहलाता है। विशिष्ट पूर्णांक कहलाता है। एग्जाम्पल में लिख लेंगे, जैसे एक का फैक्टर एक ही होगा, आप लोग खुद जानते होंगे। अब लिखेंगे अभाज्य संख्या, अगली हेडिंग डालेंगे अभाज्य संख्या। इसका सेकंड नाम है असंयुक्त संख्या। असंयुक्त संख्या, या इसी का एक नाम और है ऋण संख्या, जिसे तीनों को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। प्राइम नंबर नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि अभाज्य, यानी जिसका गुणनखंड ना हो सके। हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं यानी जो स्वयं कटें, किसी अन्यत्र संख्या से ना कटे, यानी एक से कटे या स्वयं से कटे, हम उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसके केवल दो अपवर्तक होते हैं। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वह संख्या जिसके केवल दो अपवर्तक होते हैं, वह अभाज्य संख्या कहते हैं। या इसकी और डिफिनीशन बता सकते हैं, एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, हम उसे यानी अभाज्य संख्या कहते हैं, या ऋण संख्या कहते हैं, या असंयुक्त संख्या कहते हैं। तो आप सबसे सरल फंडा इसका याद करने का है कि वे संख्याएं जो एक से कटे या स्वयं कटे, उसे ही हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो डिफिनीशंस आप लिखेंगे कि वह संख्या जिसके केवल दो अपवर्तक, जिसके केवल दो अपवर्तक हों,
वह अभाज्य संख्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। या अथवा करके अगली डिफिनीशन लिख लीजिए। एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या, एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो यानी कटे ना, विभाजित न हो तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो आपको एग्जाम्पल आप लिखेंगे कि एग्जाम्पल में जैसे हो गए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ... etc। यानी ऐसी संख्याएं जो केवल एक से कटें या स्वयं से कटें वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आप नोट पॉइंट में भी याद रखेंगे कि 1 से 100 तक संख्याओं में केवल 25 ही अभाज्य संख्याएं हैं। और इसे दूसरी बात ये भी याद रखेंगे, इसे कैपिटल P से निरूपित करते हैं। तो नोट में याद रखेंगे इसे कैपिटल P से निरूपित करते हैं, यानी दिखाते हैं, निरूपित करते हैं। दूसरे नोट पॉइंट में आप याद रखेंगे कि 1 से 100 तक की संख्या में 25 अभाज्य संख्याएं हैं, 25 अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 से 100 तक की संख्या में बताओ कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप तुरंत बता देंगे कि 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप इसे भी नोट कर लेंगे। एक बार शार्ट स्क्रीन ले लीजिए, मैं बगल हो जाता हूँ। तो ले लिए होंगे, तो अब इसको भी मिटाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन से आपको बताते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन से आपकी है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसे संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या के नाम से भी जाना जाता है। इसे इंग्लिश में कंपोसाइट नंबर भी कहते हैं। अगली हेडिंग आप डालेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या इसी का सेकंड नाम है संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या या और इसका एक नाम है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या सभी नाम जानते रहिए ताकि आपको कहीं से कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम्स ना हो, जिसे इंग्लिश में कंपोसाइट नंबर कहते हैं।
कंपोसाइट नंबर, NUMBER, कंपोसाइट नंबर। देखिए, भाज्य संख्या वह संख्या होती है, हम इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, यानी गुणनखंड होते हैं, अपवर्तक होते हैं, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ कि जैसे 4, तो 4 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा, यानी कम से कम 2 फैक्टर होंगे और मैक्सिमम 2 से अधिक हो सकते हैं। अगर 6 ले रहे हैं तो 6 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, यानी ये सब इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। यानी मैंने डेफिनेशन में बताया कि ऐसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, गुणनखंड होते हैं, अपवर्तक होते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो, वह भाज्य संख्या कहलाती है। तो डेफिनेशन आप लिखिए, डेफिनेशन लिखते चलिए, लिखिए डेफिनेशन। ऐसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक अपवर्तक यानी अपवर्तक, सॉरी भाई अपवर्त बोल दिया, अपवर्तक लिखेंगे। अपवर्तक यानी इंग्लिश में फैक्टर, अपवर्तक हों उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। और करके अथवा करके दूसरे डिफिनेशंस लिख लीजिएगा। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित होती है, तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। तो आप एग्जाम्पल में लिख लेंगे जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ... etc यानी एक्स्ट्रा आदि जिसको कहते हैं हिंदी में। इसमें भी नोट्स पॉइंट हैं, नोट पॉइंट आपको बता रहा हूँ। इसमें नोट पॉइंट में ये याद रखना है, एक ना तो अभाज्य और ना संयुक्त संख्या है। इसमें यानी पूरे संख्याओं में एक ऐसी संख्या है ना तो अभाज्य है और ना तो संयुक्त संख्या है। एक
ना तो अभाज्य संख्या है, ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही संयुक्त संख्या है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट डिफिनीशंस है सहअभाज्य संख्याएं, जिसे इंग्लिश में कोप्राइम नंबर कहते हैं। तो कोप्राइम नंबर को हम परिभाषित कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ यानी मासा एक हो, मातम समापवर्तक एक हो, यानी एचसीएफ एक हो, हम उसे सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। इंग्लिश में कोप्राइम नंबर कहते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे सहअभाज्य संख्याएं, जिसे इंग्लिश में कोप्राइम कहते हैं, कोप्राइम नंबर। तो डेफिनेशन में लिखेंगे ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ, अगर कहीं भी उभयनिष्ठ शब्द आ जाए तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है मासा यानी एचसीएफ, उभयनिष्ठ अपवर्तक एक, इंग्लिश में हम लिख दे रहे हैं कॉमन फैक्टर, इंग्लिश में कहते हैं कॉमन फैक्टर, COMMON, कॉमन फैक्टर या फिर CTOR, कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ एक हो, एचसीएफ एक हो, वह सहअभाज्य संख्या कहलाती है। इसमें भी जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अगर मैंने 5,7 लिखा तो इन दोनों का एचसीएफ कितना है? एचसीएफ कितना है? 1 है। अगर मैंने अगली संख्या 6,7 लिखा तो इन दोनों का भी एचसीएफ कितना है? 1 है। अगर मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखें 6,11 है तो इसका भी एचसीएफ कितना है? 1 है। तो ऐसी संख्याओं को यानी हम क्या कहते हैं? कोप्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे और वीडियो को रोक करके लिख लिया करें और सारी डिफिनीशंस को आप याद करते चलेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात आपको और बताना चाहूँगा कि अगर वीडियो यूट्यूब पर चलाते समय क्लियरिटी न दिखे तो आप इसकी जो पिक्सल क्षमता होती है उसको आप बढ़ा लिया करें। यानी अगर 144, 260, 240 शो कर रही है तो आप उसे 360 पर देखेंगे, 360 पिक्सल पर, तो बिल्कुल साफ दिखेगा। तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी है और इसमें भी कुछ एक नोट पॉइंट है, आप याद रखेंगे
कि कोई भी प्रत्येक जुड़वा आभास संख्या अभाज्य सह-आभास संख्या होगी, लेकिन प्रत्येक सह-आभास संख्या जुड़वा आभास संख्या नहीं होती है। तो आप नोट पॉइंट में लिख लेंगे, बता दूं ऊपर। नोट में आप लिखेंगे प्रत्येक जुड़वा जानते हैं ना, कहते हैं जुड़वा पैदा हो गए, तो प्रत्येक जुड़वा अभाज्य सह-आभाज्य होंगी, सह-आभाज्य संख्या होंगी, लेकिन प्रत्येक सह-आभाज्य सह-आभाज्य जुड़वा आभाज्य नहीं होगी, जुड़वा आभाज्य नहीं होगी। ये नोट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है द्वि-आभाज्य संख्या। नेक्स्ट हेडिंग है द्वि-आभाज्य संख्या। जिसे इंग्लिश में ट्वाइन प्राइम नंबर कहते हैं, TWINE प्राइम नंबर, ट्वाइन प्राइम नंबर। यानी इसकी डिफिनीशंस होती है दो आभास संख्याओं का ऐसा जोड़ा, दो आभास संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच का अंतर केवल 2 हो, उन्हें हम ट्वाइन प्राइम नंबर यानी द्वि-आभास संख्या कहते हैं। दो आभास संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच का अंतर केवल 2 हो। जैसे एग्जाम्पल में हम बता दें कि एग्जाम्पल में जैसे हमने लिखा कि 3,5, तो अगर हम देखें तो 5 अंतर जब निकालते हैं, हम डिफरेंस निकालते हैं, तो मैक्सिमम यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं, तो 5 में 3 घटाएंगे 2 आएगा, यानी इनके बीच का अंतर कितना है? 2 है। नेक्स्ट हम जैसे लेते हैं 7,9, तो ये भी हमारा ट्वाइन प्राइम नंबर, क्या है? ट्वाइन प्राइम नंबर, इनके भी बीच का अंतर 2 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 11,13, तो इनके बीच का अंतर भी कितना है? 2 है। तो ऐसी और संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं? द्वि-आभाज्य संख्या, ट्वाइन प्राइम नंबर। तो आप लिख लेंगे डिफिनीशन में, दो आभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा, दो आभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा यानी जुड़वा भाई, जोड़ा जिसके बीच का, जोड़ा के बीच में आप लिख लेंगे, पेयर्स नहीं कहेंगे, जोड़ा यानी जोड़ देंगे, तो आप लिखेंगे पेयर्स,
पेयर्स, दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा, ऐसा पेयर्स जिनके बीच का अंतर 2 हो, उसे द्विअभाज्य संख्या कहते हैं। नाम से ही बता रहा है, डी मीन्स 2, अभाज्य में यानी जो भाजित न हो, कटने वाली संख्या न हो, सेल्फ कट हो, स्वयं कट हो, और उनके दी का मतलब उनके बीच का अंतर 2 हो, वो क्या कहलाएंगे? द्विअभाज्य संख्याएं। इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है सम संख्या। सम संख्या तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसे भी मिटा देते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरा कट जाए, वो सम संख्याएं कहलाती हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे सम संख्या। सम संख्या इसे इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। EVENNUMBER, इवन नंबर। इवन नंबर ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, कट जाए, यानी विभाजित का मतलब कट जाए, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह सम संख्या कहलाती है। वह सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे में लिख लीजिएगा कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ... etc. यानी आदि संख्याएं ऐसी होती हैं जिनको हम 2 से भाग देने पर पूर्णतः कट जाती हैं। अब अगली हेडिंग डालेंगे विषम संख्या। विषम संख्या जिसे इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। ऑड, ODD, ऑड नंबर। विषम संख्या के डिफिनीशन हम कह सकते हैं कि वह संख्या जो 2 से विभाजित न हो, किसी अन्य संख्या से कटे, उसे हम यानी विषम संख्या कहते हैं। या हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो आप डेफिनेशन में लिख लेंगे, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः यानी पूरे रूप से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, वह विषम संख्या कहलाती है। वह विषम संख्या कहलाती है। 2 से ना कटे, जैसे में आप लिख लेंगे, जैसे 2 से न कटे
तो ओ संख्याएं हमारी यानी और 2 से ना कटे तो ऐसी संख्याएं हमारी यानी 3, 5, 7, 9, 9, 15 ... etc. तो यानी इन संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। और नोट में याद रखेंगे कि विषम संख्या को हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इवन नंबर को ई से प्रदर्शित करते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर। तो इसको भी मिटा देते हैं, शार्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, मिटाते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे संपूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में परफेक्ट नंबर कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो अगली हेडिंग डालेंगे आप संपूर्ण संख्या, इसे इंग्लिश में परफेक्ट मीन्स पूर्ण होता ही है, संपूर्ण, जिसे संपूर्ण भी कह सकते हैं। तो परफेक्ट नंबर्स। आइए इसके बारे में जानते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके समस्त यानी सभी अपवर्तकों का योग उस संख्या से दूना हो, वह संपूर्ण संख्या कहलाती है। हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या, सरल शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या से दूना हो, ये डबल हो, तो उसे हम उस संख्या का संपूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में बता दें, जैसे हमारे पास 6 का अपवर्तक, 6 के गुणनखंड करते हैं या इसका अपवर्तक ज्ञात करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो 6 का गुणनखंड यानी 2, 1 + 2 + 3, ये 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी और 6 से भी कट जाएगी। अगर इनका हम योगफल निकालते हैं तो 1 2 3 3 6 6 12, यानी यह जो 6 है वो 2 × 6 यानी 12। इस संख्या यानी 6 का यह संख्या क्या है? दूनी है। तो अगर हमें दूनी संख्या प्राप्त होती है, उस दी हुई संख्या का यानी जो गुणनखंड है, अगर उनका योगफल दूना मिलता है तो वह उस संख्या का क्या कहलाता है? संपूर्ण संख्या कहते हैं। उसे हम उस संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं। और अगला एग्जाम्पल लेते हैं 28। अगर 28 का गुणनखंड करते हैं तो 28 का जो गुणनखंड है वह 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगी, 4 से 28 ये भी कट जाएगी, 7 चौको 28 भी होता है, ये भी कट जाएगी, 14 दूना 28 होता है और 28 से भी कट जाएगी। तो इनको जोड़ेंगे तो 28 दूना 56 आएगा। जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 7 7 14 14 14 28 28 दूना 56, यानी यह 2 × 28 जो कि संख्या का क्या है? दूना है। तो इस संख्या
इसे भी हम क्या कहेंगे, संपूर्ण संख्या कहेंगे। और एक दूसरी बात याद रखेंगे कि 1 से 100 तक की संपूर्ण संख्या में केवल 2 ही ऐसी संख्याएं हैं जो कि संपूर्ण संख्या हैं, यानी 6 और 28 के अलावा 1 से 100 तक के संख्याओं में कोई ऐसी और कोई संख्या यानी संपूर्ण संख्या नहीं है। तो आप डिफिनीशन से लिखेंगे, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, संख्याएं जिनके समस्त को सभी भी कहते हैं, समस्त सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से दुगना हो तो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल से आप इसे नोट कर लेंगे और नोट पॉइंट में आप याद रखेंगे, कि 1 से 100 तक की संख्याओं में केवल 2 यानी केवल 2 संपूर्ण संख्या हैं, 2 संपूर्ण संख्या हैं। तो ये नोट पॉइंट रहा। 2 कौन सी संपूर्ण संख्याएं हैं, 6 और 28। यही 2 संख्याएं हैं जिनका योग दोगुना होता है, बाकी संख्याओं के फैक्टर का योग दोगुना नहीं होता है, आप खुद चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी कुछ डिफिनीशंस और बाकी हैं, आपको नेक्स्ट वीडियोज में मिल जाएंगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।